हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय क्लास। आई एम तमज़ा त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक प्लस। सो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सो आर यू गाइज रेडी फॉर टुडेज क्लास? आप सभी तैयार हैं आज के लिए? ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव आवर लेक्चर थर्ड ऑफ दिस चैप्टर और आज हम इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे. So today we will be studying about your mutations and then we will be studying about the genetic disorders, right? So are you guys ready? Let me know in the comment section. Yes, hi बच्चे, hello, a very good evening to all of you and please make sure that you are sitting in my class with an NCERT with you along. क्या आप सभी ने अपने साथ में NCERT खोली हुई है? हाँ या नहीं? चलिए, सो स्टार्ट करें आज की क्लास. बिफोर स्टार्टिंग दी टुडेज टॉपिक, अभी एक बार हम फटाफट से ये रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. सो क्या पढ़ा था बच्चों? हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, है ना. हमने इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में स्टडी किया था और वहां पे भी स्टडीड अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो वहां पे हमने क्या पढ़ा था बच्चे? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, राइट. एंड वी सॉ दैट इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारे पास में जो फिनोटिपिक रेशो आता है, क्या आता है फिनोटिपिक रेशो? डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो क्या होता है? किसको याद है? यस, किस बच्चे को याद है फिनोटिपिक रेशो? लेट्स सी हु रिमेंबर्स. चैट में आंसर्स आ जाने चाहिए. तो इट इज 9:3:3:1. And if we talk about the genotypic ratio, तो genotypic ratio क्या होता है? That is बच्चा 1:2:2:1:4:1:2:2:1. ठीक है, ये रहता है हमारा जीनोटिपिक रेशो. नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल जी ने एक और लॉ दिया था, दैट वाज द थर्ड लॉ एंड दैट स्टेट्स, क्या था वो? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है? व्हाट डज आवर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है कि जब कभी दो, अगर हमने एक से ज़्यादा, इट्स नॉट जस्ट टू, जब कभी हम एक से ज़्यादा जीन्स को इनहेरिट करवाते हैं या जब कभी भी एक से ज़्यादा जीन्स इनहेरिट होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो जीन का आगे फर्दर गैमीट के पास ट्रांसफ़र होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यानी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होके असॉर्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं होते. बट इस थ्योरी को क्वेश्चन किया जब हमारे पास में इस थ्योरी को क्वेश्चन कब किया गया? जब हमारे पास में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आई. तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एंड बोवेराई ने ये बता दिया कि मेंडल का जो भी लॉज थे वो एक्चुअली फॉलो तो होते हैं, है ना. क्या बताया? मेंडल के जो भी लॉज अभी तक मेंडल जी ने दिए थे वो एकदम सही थे, वो डेफिनेटली इट हैपेंस, बट वो सभी किस में अकर होते हैं? नॉट इन द जीन्स बट योर क्रोमोसोम्स. तो एक्चुअल में जो इनहेरिटेंस फैक्टर होता है, अकॉर्डिंग टू सटन एंड बोवेराई,
So that inheritance factor is not a gene, is a chromosome, right? फिर बेटा जी इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई बाय अनदर साइंटिस्ट, दैट इज टी.एच. मॉर्गन. तो इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया बाय अनदर साइंटिस्ट, दैट इज टी.एच. मॉर्गन. ठीक है, तो किसने वेरीफाई किया? टी.एच. मॉर्गन ने वेरीफाई किया. एंड he said, he basically did this experiment on a different experimental model. बहुत अलग सा experimental model उन्होंने लिया था. क्या experimental model था इनका? It was a Drosophila melanogaster fruit fly. उन्होंने ये experimental verification किसके अंदर की? fruit fly के अंदर, that is Drosophila melanogaster. क्लियर हुई बात? आया इतना सबको समझ? यही सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. देन बेटा जी यहाँ पे जो इनहेरिटेंस की बात हो रही थी, इसको एक और क्वेश्चन मिला. क्वेश्चन ये था कि हमारे जब क्रोमोसोम्स की इनहेरिटेंस हो रही है, ये बात तो क्लियर कर दी थी सटन एंड बोवराई ने. बट यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी, क्या कि देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशंस एज वेल. हाय नवजोत, सो यू गॉट द एडमिशन फाइनली, OTP आ गया था. चलिए ग्रेट. सो यू गाइस कैन टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अभी भी रैंक प्लस में दिस ऑफर इज स्टिल लाइव. तो अगर आपका कोई दोस्त अभी भी ऐप पे एनरोल करना चाहता है फॉर फ्री, दे कैन स्टिल डू इट. ओके, यस, हाँ जी. सो अंडरस्टूड बच्चा, आई बात समझ में? क्या कि हमारे पास में जो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट योर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद में हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम्स के अंदर लिंकेज और हमको क्या देखने को मिली? लिंकेज एंड, यस, हाय प्रणीता, हाय, वेलकम. रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, हमको क्या मिला? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन. सो वी गॉट टू सी द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हियर. इसमें हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये बेटा जो बच्चे अभी न्यूली ऐड हुए हैं, तो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ठीक है, प्लीज़ आप लोग NCERT खोल लीजिए. और हमारा एकदम लास्ट का टॉपिक चल रहा है, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द चैप्टर. तो आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, अभी जो मैं ये बता रही हूँ ये सब देखो, आप देख सकते हो हेडिंग लिखा है रीकैप. तो मतलब ये पुरानी क्लास का जो भी पढ़ा है उसको मैं रीकैप कर रही हूँ. हाँ, फाइनली यू गॉट टू अटेंड ना, वेरी नाइस. सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, अंडरस्टूड. इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि जब हमारे जीन्स एकदम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, जब वो कैसे होते हैं? एकदम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, तो उस केस में अगर कोई रिकॉम्बिनेशन बनता भी है ना, अगर देखो मान लो इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी मियोसिस में, है ना, क्रॉसिंग ओवर के बाद हमको अब देखो नया प्रोडक्ट मिलेगा. क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब ये हमको न्यू जीन सेगमेंट्स मिल गए. लेकिन ये जो दो जीन्स थे ना, ये आपस में लिंक्ड थे, ये आपस में कैसे थे? लिंक्ड थे. इसलिए हमको यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं मिली, राइट. वहीं अगर हमारे ये जो जीन्स होते हैं ये दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो उस केस में देयर आर हाई चांसेस कि जब इनका क्रॉसिंग ओवर होगा तो दे माइट गेट एक्सचेंज, है ना. अब वो दूर दूर चले जाएंगे और यहाँ पे हमको न्यू कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे. जस्ट टू सेव टाइम मैंने बहुत सारे डिफरेंट कलर्स नहीं यूज़ किए. लास्ट टाइम मैंने पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज रीकैप में ही हमारा सारा समय निकल जाएगा. सो द जिस्ट ऑफ दिस इज कि जितना ज़्यादा हमारा लिंकेज होता है, जितने ज़्यादा लिंक्ड जीन्स होंगे
उतना रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, ठीक है, उतना रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है. एंड वी ऑल्सो कॉल दैट दे बोथ आर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इज inversely proportional to each other. Linkage and recombination is inversely proportional to each other. ये क्या है, आपस में inversely proportional है. Clear? चलिए, great. Now next students, after this हमने और क्या पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट योर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है. अच्छा, हमने प्लियोट्रोपिज्म भी पढ़ा था, प्लियोट्रोपिज्म पढ़ा था, प्लियोट्रोपी पढ़ा था हम लोगों ने. हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में भी बात की थी. हाँ जी, ये दो टर्म भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कई सारी जीन्स मिलके, जीन ए, जीन बी, है ना, जीन सी, ये बहुत सारी जीन्स मिलके एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही होती है, राइट. लेकिन अगर मैं बात करूं प्लियोट्रोपी की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जीन एक सिंगल जीन है, जीन ए, and this is responsible for many traits in the body, trait P, trait Q, trait R. So they are involved in many traits, right? They are involved in many traits. Clear? आगे इतनी बात समझ में. So this is known as pleiotropy. Polygenic means, poly means many and genic means genes. तो यहाँ कई सारे जीन मिलके एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्किन का कलर, हमारी हाइट, है ना, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एंड अगर बात करते हैं प्लियोट्रोपी की, तो क्या एग्जाम्पल बताया था, फिनाइल केटोन्यूरिया एंड सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, दे बोथ आर द एग्जाम्पल्स. ओके, लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन. सबसे लास्ट में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की थी. तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने स्टूडेंट्स आपका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वी टॉक्ड. सो अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में मैंने बताया था बेटा जी, यहाँ पे एक्स वाई टाइप होता है, ठीक है, इट इज एक्स वाई टाइप. देन इंसेक्ट्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल योर ड्रोसोफिला के अंदर इट वाज अगेन एक्स वाई टाइप, ठीक है. और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं ग्रास ऑपर की, मेनली जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कॉकरोच, ग्रास ऑपर, इनके अंदर हमको क्या दिखता है, एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है. तो बेटा ये जितनी भी हैं, ये सभी की सभी क्या होती हैं, दीज आर ऑल शोइंग मेल हेट्रोगैमेटी. ये सभी क्या शो करती हैं, मेल हेट्रोगैमेटी, यानी यहाँ पे सबके मेल के पास में हेट्रोगैमीट्स होते हैं, है ना. ह्यूमंस में देखो तो मेल के पास एक्स और वाई गैमीट होंगे, लेकिन फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स ही रहेगा. सो फीमेल के पास कोई और गैमीट का टाइप नहीं है, ओनली एक्स टाइप है. लेकिन मेल इज शोइंग हेट्रोगैमिटी. हेट्रो मीन्स मोर देन वन, गैमेटी मीन्स गैमीट. सो दे आर शोइंग एक्स एंड वाई टाइप ऑफ गैमीट्स. इंसेक्ट के अंदर ड्रोसोफिला में सेम एक्स ह्यूमंस जैसा रहता है, यहाँ पे भी मेल हेट्रोगेमिटी. ग्रास ऑपर के अंदर एक्स ओ टाइप है. ओ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ओ का मतलब है दैट द क्रोमोसोम नंबर इज 0 हियर, ठीक है, देयर इज नो क्रोमोसोम. एंड इसमें भी मेल के पास एक्स ओ होता है, फीमेल के पास इट्स ओनली एक्स. नेक्स्ट आता है यहाँ पे बर्ड्स के अंदर होता है स्टूडेंट्स ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन.
और यहाँ पे हमको देखने को मिलती है फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, फीमेल हेट्रोगैमेटी। और लास्टली हमने बीज देखा था, तो बीज का एकदम डिफरेंट था, जहां पे हमने क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे, प्लॉइडी के बेसिस पे वी डिड इट। ठीक है, वी डिड इट ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? डन बेटा जी? चलिए, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट म्यूटेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? म्यूटेशन की। ऑल राइट, तो बेटा म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन को सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है ऑल्टरेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, ये आपकी पहनने वाली जीन्स नहीं है, ये नॉर्मली हम यहाँ पे जीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट ऑल्टरेशन तो आप अपनी जीन्स की भी कराते हैं ना, है ना? कई बार होता है कि हमारी जीन्स, कभी हम मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, सो वी नीड टू फिक्स द जीन्स। कभी हमको लूज कराने की जरूरत पड़ती है, कभी हमको टाइट कराने की जरूरत पड़ती है ना? होता है ना ऐसा, लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो वाई व्हाट आर वी बेसिकली डूइंग इन द ऑल्टरेशन? जब हम अपनी जीन्स को ऑल्टर भी कर रहे हैं, ये हमारी जीन्स है, ठीक है, अगर मैं इसको ऑल्टर भी कर रही हूँ, मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको छोटा करा दिया, मतलब नैरो करा दिया। ठीक है, ऐसे। तो बेटा अब इसका ओरिजिनल साइज सेम नहीं रहा, अब इसका ओरिजिनल साइज बदल चुका है, अब ये कुछ इस तरह नजर आ रही है ना? तो सेम चीज देखो इसी तरह। अब ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? दैट इज टू चेंज, दैट इज टू चेंज, राइट? तो जिस हिसाब से हमने अपनी जीन्स के अंदर चेंज देखा, अब इसी तरह जब बेटा हमारे जीन्स के अंदर चेंजेस होंगे, तो दैट इज ऑल्सो शोइंग सम डिफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल वंस। जो पहले हमारे जीन्स थी, अगर उसमें ऑल्टरेशन हो जाती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो अब वो पहले जैसे नहीं दिखेंगे, उसमें कुछ चेंज आएगा। इतनी बात समझे? इसी को, यही जो ऑल्टरेशन होता है जीन्स का, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। फाइन। नाउ देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, दैट इज फर्स्ट आता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन। क्या आता है? पॉइंट म्यूटेशन। बेटा पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। मेरे पास ये एक डीएनए की सीक्वेंस है, आपको पता है डीएनए की सीक्वेंस के अंदर हमारे पास में सिर्फ 4 तरह के बेसिस होते हैं, दैट इज ATC, ATCG। ठीक है ना? तो इन्हीं चारों बेसिस से मैं अपनी एक कोई भी इमेजिनरी डीएनए की सीक्वेंस लिख रही हूं। ये मेरी कोई इमेजिनरी सीक्वेंस है डीएनए की। ठीक है, ये मेरा डीएनए था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस सी की जगह यहाँ पे ये चेंज होके क्या बन जाता है? ये चेंज होके जी बन जाता है। ठीक है, साइटोसिन रिप्लेस होके क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ गया इसकी जगह? गुआनिन आ गया। क्या आ गया बेटा जी? गुआनिन यहाँ पे आ गया। जी इज फॉर गुआनिन। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट्स, अभी आप लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब आपको ये चीजें और बेटर समझ में आएंगी। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर आपको ये समझाया जाएगा कि स्टूडेंट्स हमारे पास में ये जो यहाँ पे पूरी की पूरी जीन सीक्वेंस होती है, इसके अंदर 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलके क्या बनाते हैं, एक कोडोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलके क्या बनाते हैं, एक कोडोन बनाते हैं। और वो एक कोडोन किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अभी जब ये ACC था, तब यहाँ पे कोई और अमाइनो एसिड फॉर्म हो रहा होगा, है ना। लेकिन जब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ, एक नाइट्रोजन बेस को रिप्लेस कर दिया गया दूसरे नाइट्रोजन बेस से, तब यहाँ पे अब कोई और अमाइनो एसिड बनेगा। तो इसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड यहाँ फॉर्म होगा, पूरा का पूरा प्रोटीन जो बन के आएगा, उसमें भी कुछ चेंज आ जाता है। अंडरस्टूड? सो इसी को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बट इससे पॉइंट म्यूटेशन से आपके बहुत ज्यादा भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं, बट चेंजेस आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। क्या है? सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, चलो अभी दिखाती हूँ आपको। अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना। आई विल शो यू। एक डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। ये बेटा इधर खोलना अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। उसके अंदर ये वाला आपका एक पैराग्राफ है एंड उसके नीचे ये डायग्राम दिया है। जस्ट ओपन द फिगर नंबर 4.15 इन योर एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी है ना सबके पास? हाँ जी। अब यहाँ पे देखना बेटा जी, क्या दिखाया गया है, दिस इज द नॉर्मल HB, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जहाँ पे नॉर्मल हमारे RBCs हैं, राउंड शेप के, है ना, नॉर्मली राउंड शेप के RBCs हमारे पास यहाँ पर हैं। फाइन। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इसकी जो एक सीक्वेंस थी, जहाँ पे इसकी इतनी बड़ी सी ये जो सीक्वेंस है, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे वेलाइन होता है, सेकंड पे हिस्टिडीन होता है, थर्ड पे ल्यूसीन होता है, फोर्थ पे थ्रियोनिन होता है, देन प्रोलीन होता है, सिक्स्थ पोजीशन पे आपका ग्लूटामिक एसिड बन रहा होता है। दिस इज द अमाइनो एसिड आपके जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है बेटा, दिस ग्लूटामिक एसिड इज कोडेड बाय योर GAG, है ना। किससे? GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, यानी इस ग्लूटामिक एसिड का कोडोन क्या रहा होगा? GAG। अब क्या होता है, इस GAG के अंदर इस सीक्वेंस में आपका एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। उस पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ इस एडिनाइल की जगह क्या आ जाता है? यूरैसिल। क्या आ जाता है? इस एडिनाइल की जगह यूरैसिल। माइंड इट, यहाँ पे जो चेंज है मैं ये mRNA में बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इसके DNA में भी पहले चेंज आया होगा। तो इनिशियली जो एक्चुअल चेंज हुआ है वो DNA में होता है। आपका यहाँ पे जो DNA था दैट वाज हैविंग द CTC, ठीक है, उसका कोडोन था CTC, एंड नाउ इट इज हैविंग द कोडोन ऑफ CAC। अब इसका क्या हो गया? CAC। मतलब एक्चुअली में जो पॉइंट म्यूटेशन हुआ था वो DNA के अंदर हुआ था, जहाँ पे थाइमीन की जगह एडिनाइल आ गया, एंड जब mRNA की कोडिंग हुई तब हमारे पास यहाँ से GAG बना, दैट इज फॉर्मिंग योर ग्लूटामिक एसिड। तो बेटा ये एक सेंट्रल डोगमा होता है। पॉइंट म्यूटेशन दोबारा रिपीट करूं? अच्छा सुनो, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आपकी एक लंबी सी जीन सीक्वेंस में बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, A, T, C, G, इन्हीं सबसे मिलके हमारी DNA बनता है, इतना पता है ना। अब उसमें कहीं भी किसी एक बेस पेयर में क्या हो, जहाँ पे क्या आ जाता है? एडिनाइल।
एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हुआ, थायमीन की जगह एडिनाइल आ गया, थायमीन की जगह एडिनाइल आ गया। एंड देन फाइनली स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो डीएनए सीक्वेंस आएगा उसी से एमआरएनए सीक्वेंस बन के आता है, क्योंकि उसी को कोड करके एमआरएनए बनेगा एंड उसी को कोड करके फिर प्रोटीन बनेगा। अब जीएजी नॉर्मली बनाता है ग्लूटामिक एसिड, मतलब एक नॉर्मल अगर मैं हीमोग्लोबिन जीन की बात करूं तो यहाँ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, बट यहाँ पर इस 6th पोजीशन के अंदर जो ये कोडोन में चेंज आता है, जहां पे GAG की जगह GUG हो गया है ये, अब बेटा ये GUG ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाता बल्कि क्या बनाता है, वेलाइन बनाता है। कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, वेलाइन बनाता है। इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो गया, ठीक है, आपका पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो गया एंड आपका आरबीसी का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक है। आरबीसी इस तरह सिकल सेल की शेप जैसे हो जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे सिकल्स की तरह हो जाते हैं। सिकल होते हैं बेटा, फाफड़ा नहीं होता जो है ना, जो जिससे मिट्टी खोदने के जो काम आता है, लंबे वाला सिकल, प्लोइंग में काम आता है बेसिकली, वो जो आपने पढ़ा भी होगा सिकल के बारे में बचपन में। इस तरह दिखता है आपका सिकल, ऐसा ऐसा होता है ना एक सिकल, जिसके दोनों तरफ ऐसे खुदाई करने के लिए होता है। तो इसकी शेप, आरबीसी की शेप बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है, सिकल जैसी, है ना, ऐसी लंबी लंबी सिकल सेल के, सिकल जैसी शेप के ये सेल हो जाते हैं। अब बेटा आरबीसी का नॉर्मल शेप तो हम जानते हैं, होना तो चाहिए स्फेरिकल और डिस्कॉइड शेप, है ना, बट हो क्या गया, हो गया सिकल शेप। और खाली शेप ही नहीं, इसका सारा फंक्शन भी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसे लोगों के अंदर एक सिंपल कट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, हम वापस से आएंगे, मुझे बस यहाँ पॉइंट म्यूटेशन बताना था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। समझे आप पॉइंट म्यूटेशन, समझ में आया सभी को, यस और नो? अब क्लियर हो गया पॉइंट म्यूटेशन या अभी भी कोई दिक्कत है? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में, ओके बेटा ये एक एग्जाम्पल है, हमेशा सी के साथ ए और ए के साथ जी ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस में कोई भी न्यूक्लियोटाइड कभी भी चेंज हो सकता है। सिकल सेल अनीमिया एक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, जहां पे एक पॉइंट पे हमको म्यूटेशन दिखा। ये आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, वो साइंटिस्ट ऑलरेडी सीक्वेंस निकाल के पता लगा चुके हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आप तक दी जा रही है कि सिकल सेल अनीमिया में इस तरह से म्यूटेशन होता है। सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि सी के साथ जी और ए के साथ यू ही कन्वर्ट होगा। इट्स नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बट यस अगर यही सेम कंडीशन होती है कि आपका जी की जगह GUG बन रहा है एमआरएनए, तो वो पक्का से पक्का सिकल सेल अनीमिया ही है। उस कंडीशन में आपके आरबीसी सिकल शेप के हो जाएंगे एंड इफ यू गो फॉर द डिटेक्शन इट विल बी डिटेक्टेड एज सिकल सेल अनीमिया। अब कोई कंफ्यूजन बची है तभी आई विल मूव फॉरवर्ड। यस हाय सपना, हेलो
बेटा एक तो ट्राई किया करो क्लास में टाइम पे आओ, ऐसे घूमते फिरते मत आया करो, है ना, कि मन किया बस ऐसे घूमते हुए आ गए. ट्राई टू कम इन द क्लास ऑन टाइम एंड सिट फॉर द एंटायर आपका जो क्लास का ड्यूरेशन है. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, देखो यहाँ पे हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे. सो यहाँ पे पूरा 1.5 आवर के लिए आई यूज़ ऑल ऑफ माई एनर्जीज, हम पूरा प्रॉपरली आपको हर चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करते हैं. प्रॉपर टेम्पलेट है, प्रॉपर चैप्टर है, प्रॉपर टॉपिक्स हैं, ठीक है, हर चीज़ एक शेड्यूल तरीके से हो रही है. तो इसलिए आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन है, आप भी इसको एक क्लासरूम की तरह कंसिडर करें एंड यू कम इन द क्लास ऑन द डेली बेसिस, ओके, एंड ऑन टाइम. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समय पर आना. चलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, चलिए मैं बताती हूँ. अब देखो, अब दोबारा से, यस हाय अनुज, नहीं क्लास एकदम समय पे स्टार्ट हुई है. आप लोगों को अभी नोटिफिकेशन गया है क्या? Class started at 7. देखो बेटा ये एक और सीक्वेंस आ गई हमारी नेक्स्ट, ठीक है, क्या आ गई, एक और सीक्वेंस आ गई. अब मैं क्या बता रही हूँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ध्यान से सुनना, ठीक है, कहीं फिर बोलो कि मैम अब फिर से समझ नहीं आ रहा, तो ट्राई करो, ध्यान से सुनो. हाँ जी, देखो बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है दो तरीके से हो सकता है, आइदर थ्रू एडिशन और थ्रू डिलीशन. ठीक है, एडिशन को ही हम इंसर्शन भी कहते हैं. आपको कभी कभी ये टर्म समझ नहीं आती, इसीलिए मैं पहले एडिशन बता देती हूँ. एडिशन का मतलब ऐड करना होता है ना बच्चा, है ना, एडिशन का मतलब होता है ना ऐड करना, तो ऐड होना यानी इंसर्ट करना, इंसर्शन. अपकमिंग सून ही आ रहा था. ओह चलो, आई let the team know about this. Okay, fine, ठीक है, I let the team know about this. ठीक है, all right. देखो बेटा क्या किया मैंने यहाँ पे, I inserted एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेस पेयर डाल दिया. चलो मैं A डाल देती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बेस पेयर डाल दिया A, राइट. क्या किया, इस बेस पेयर, मतलब मैं नहीं डाल रही, ये खुद ब खुद होता है नेचर में, हमारे सेल्स के अंदर म्यूटेशन खुद होते हैं. अभी आई विल कम बैक टू दैट टॉपिक ऑल्सो. तो स्टूडेंट्स ए को अगर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो हमारी सीक्वेंस अब पूरी तरह बदल जाएगी. यहाँ पे पहले ए हो गया और उसके बाद वो जो सी थे वो मैंने दोबारा लिख दिए. तो अभी सीक्वेंस क्या है ना, आगे चली गई. इनिशियली देखो ध्यान से समझो, पहले हमारी सीक्वेंस क्या थी, हमारी सीक्वेंस ये थी, ठीक है. तब हमारे पास कोडोन्स क्या बन रहे थे, ATG, CCA, ATC, TCC एंड AG. एक और लिख देते हैं एनीथिंग, ठीक है. हमारे पास ये कोडोन्स बन रहे थे and they will be coding for some अमाइनो एसिड्स. हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, वो सब हमें मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर में पढ़ना है. ये टॉपिक वहाँ दोबारा भी आएगा. अभी आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं पढ़ा, इसलिए शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इस टॉपिक को यहाँ समझने में. पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आता है तो डोंट वरी, आई विल रिपीट दिस टॉपिक अगेन इन मॉलिक्यूलर बेसिस और वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में. आई एम श्योर अबाउट इट. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अपना बेस पेयर मैंने डाल दिया, ठीक है. अब यहाँ पे हमने ए को इंसर्ट कर दिया. अब देखो ए को इंसर्ट करने से क्या होता है, हमारी पूरी सीक्वेंस यहाँ चेंज हो जाती है. ATG, नाउ इट बिकम्स ACC, ठीक है, AAT, CTC,
CAG एंड सो ऑन। तो अभी देखो हमारे सारे के सारे कोडोन्स ही बदल गए। आप समझ रहे हैं? जब ये A बीच में घुस गया, इसकी वजह से इसने आगे की सारी सीक्वेंस को धकेल दिया और सब के सब आगे चले गए। बेटा इसने बीच में जगह ले ली, तो इसकी वजह से अब हमारे पास एक नया यहाँ कोडोन तैयार हो गया, दैट इज ACC। एंड फर्दर जो हमारे पास कोडोन होना चाहिए था ATC, अब ये A इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा AAT। एंड फर्दर हमारे पास, सो इट कीप्स ऑन हैपनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस। इसने पूरी की पूरी सीक्वेंस को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। इसी को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आई बात समझ में? आप ऐसे समझो, आप सिंपली एक ऐसे समझो, आप असेंबली में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप अपनी पूरी एक लाइन में खड़े हैं एंड क्या होता है, बीच में एकदम से कोई एक क्लास का बच्चा आता है और वो लाइन के कहीं बीच में घुस जाता है। तो आप लोगों को असेंबली में बोला जाता है ना, मेंटेन अ वन आर्म डिस्टेंस। आई डोंट नो अबाउट यू, पर हमको बोलते थे ऐसे हाथ रख के, मेंटेन अ वन आर्म डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस हमको मेंटेन करना ही करना है। वही सेम चीज यहाँ डिस्टेंस इन बेस पेयर्स के बीच में भी है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बीच में घुस गया तो उसकी वजह से जो पीछे के जितने भी बच्चे हैं उनको एक एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब पूरी की पूरी लाइन क्या चली जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। पूरी की पूरी लाइन पीछे चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। यस और नो? इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। यही सेम कंडीशन यहाँ जीन्स के साथ भी हो रहा है। समझ गए? ठीक है। एंड सिमिलरली, ये तो हुआ इंसर्शन की बात। सिमिलरली डिलीशन में भी सेम चीज होती है ना? डिलीशन में भी सेम चीज होती है। डिलीशन में क्या होता है? अगेन इफ आई टेक अनदर सीक्वेंस, सेम ही चीज होगी बेटा। तो फिर से मैंने एक और सीक्वेंस ले ली, ठीक है, ये सीक्वेंस हमने ले ली। अब मेरे को क्या करना है? यहाँ से कुछ डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया डिलीट, ये यहाँ से डिलीट हो गया, हट गया। अब देखो इनिशियली हमारे पास जो कोडोन आना था वो ACC, GTA, CCT, GAG एंड सो ऑन था, बट क्योंकि ये डिलीट हो गया, अब हमारी पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। ACC, GT, A हट गया, तो अब GT के साथ C आ जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट क्या बन जाएगा? CTG, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा? AGT। इस तरह से कोडोन बनेंगे एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग कंप्लीटली डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। और इस कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहां भी हो रहा है। दोनों ही केस में आपका पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। सेम चीज आप दोबारा देखो, वही लाइन है आपकी असेंबली वाली, उसमें से अगर एक बच्चा, मान लो उसको स्टेज पे बुला लिया अवार्ड के लिए, है ना, और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आप आगे हो जाओ, तो वो बच्चा गया, अब उसकी जगह भरने के लिए सब बच्चे एक एक कदम आगे आ जाएंगे, फिर से पूरी लाइन क्या हो जाएगी? डिसरप्ट होगी। और इसी को हम कह रहे हैं यहाँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वहां हमारी पूरी रो शिफ्ट हो रही है, यहाँ हमारा पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है ना। इस पूरे जीन सीक्वेंस का फ्रेम जो है वो पूरा बदल जाता है। एंड ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? यहाँ पे बेटा हर अमाइनो एसिड ही बदल गया। पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड में चेंज आता है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट में तो बेटा पूरी की पूरी सीक्वेंस बदल जाती है, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स बदल जाते हैं। सो ये ज्यादा म्यूटेशन, इस तरह की म्यूटेशन ज्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकती है। समझ गए? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, सो इफ यू गाइज अंडरस्टूड टिल हियर, नाउ बेटा ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये म्यूटेशंस होती कैसे हैं, व्हाट कॉजेज दीज म्यूटेशन। तो बेटा ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से
म्यूटेशन होती है। Now these are your physical factors, chemical factors and biological factors. फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्या होती है? म्यूटेशन होती है। ठीक है। एंड इन फैक्टर्स को विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। सच फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशन, उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। समझे? म्यूटाजेंस बोलेंगे उनको, जो म्यूटेशन कॉज करने वाले फैक्टर होते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल देख लो फटाफट। फिजिकल में क्या आता है? फिजिकल में हमारी रेज आती हैं हर तरह की, आयनिक, नॉन आयनिक, यूवी रेज, ठीक है, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारी रेज आती है। ठीक है, यूवी रेज, ये सब की सब किस में आएंगी? फिजिकल फैक्टर्स जो हमारे जीन में ऑल्टरेशंस ला सकते हैं। देन केमिकल में हमारे पास में होते हैं बहुत तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक, है ना, बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी होते हैं जो म्यूटेशंस ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं बॉडी में, राइट। एंड वन ऑफ देम इज ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ऐसी डाई होती है जिसको हम DNA को विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं, बट इट्स वेरी डेंजरस। उसको यूज करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना होता है, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। अगर वो गलती से आपके फिंगर पे टच हो जाती है, इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन चेंज द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ योर सेल्स। ठीक है। बायोलॉजिकल में आपके बहुत सारे अगेन फैक्टर्स आ जाते हैं। देयर आर सर्टेन सेल्स, जैसे कि ऑन्कोजीन्स हो गए, ऐसे कुछ वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो कैंसर भी कॉज करते हैं एंड म्यूटेशंस भी ले आते हैं, राइट। तो म्यूटेशंस कॉज करने वाले एजेंट्स को म्यूटाजेंस कहा जाता है। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। नाउ बेटा, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो, अभी हमने क्या बोला कि म्यूटेशंस हो जाते हैं, है ना। अब इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से हमारे जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, हमारे जीन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती है एंड जीन्स के साथ साथ कई बार हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो कि सिर्फ हमारे जेनेटिक कॉम्पोजिशन से रिलेटेड होते हैं, हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इनको स्टडी करने के लिए एकमात्र तरीका होता है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। क्योंकि ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं। क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस एक तरीका है। आप लोगों ने बचपन में कभी पेडिग्री चार्ट देखा है? क्या होता है? हाँ, बचपन में आपसे बनवाया भी जाता होगा। दैट इज अ फैमिली ट्री बेसिकली। पेडिग्री चार्ट क्या होता है? एक फैमिली ट्री। एंड आप कभी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई ऐसे सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है ऐसी कोई खतरनाक बीमारी की, कोई डायबिटीज़ की या इस तरह की जो भी आपकी इनहेरिटेड डिजीजेस होती हैं। पूछते हैं ना डॉक्टर्स कि फैमिली में कोई हिस्ट्री है, कोई फैमिली हिस्ट्री है। तो वो यही रीज़न होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स जो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के थ्रू आ जाते हैं। हमारा उसमें कोई रोल नहीं, उसमें किसी वायरस, बैक्टीरिया, किसी पैथोजन ने कुछ नहीं किया,
बल्कि हमको जो पेरेंट्स से जो जीन मिले है ना, उसी से, यस, उसी से हमारी बॉडी में वो चेंजेस आ गए, राइट। वही फैमिली ट्री, आप होते हैं, फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर देन उनके पेरेंट्स, एंड इट फॉर्म्स अ ह्यूज चार्ट, फैमिली ट्री। वही सेम फैमिली ट्री को हम यहाँ पे डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिग्री चार्ट। क्या बोलते हैं? पेडिग्री चार्ट। इस पेडिग्री चार्ट को पढ़ने के लिए, इस पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमारे पास में कुछ सिंबल्स होते हैं। चलिए आइए उन सिंबल्स को देख लेते हैं फटाफट से। Students, just take out your NCERTs. पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं फटाफट। देखो, ये होते हैं वो सिंबल्स, दीज आर द सिंबल्स यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला, अगर हमारे पास इस तरह का स्क्वायर होता है, ओनली स्क्वायर, बट देखो नॉर्मली ये आपको ऐसे ब्लू और रेड करके दिखाया है, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, खाली अगर हमने ऐसा बॉक्स बना दिया विदाउट फिलिंग इट विद द पेन, हम क्या करते हैं, पेंसिल से बनाते हैं ना, तो हमने सिर्फ ऐसा खाली बॉक्स बना दिया, हमने अंदर से उसको फिल नहीं किया, तो वो क्या होगा, इट इज अ नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल का मतलब है ऐसा मेल जिसको कोई बीमारी नहीं है, सो दिस वुड बी अ नॉर्मल मेल। ठीक है, और वहीं अगर वो मेल कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, तो अफेक्टेड दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको फिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा जी, उसको हम पूरा ऐसे फिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड मेल। एंड इट गोज द सेम फॉर एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल। जहां पे सिर्फ खाली आउटलाइन करके छोड़ा है दैट इज नॉर्मल, अगर उसको पूरा शेड किया हुआ है दैट इज अफेक्टेड। समझे? फीमेल के लिए सिंबल होता है सर्कल, और अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो इस तरह का डायमंड शेप बना होता है। ठीक है, इस तरह का डायमंड शेप बना होता है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को यहाँ रेड से दिखाया है, सारे मेल फीमेल एंड सेक्स अनस्पेसिफाइड, बट मैंने बोला कि नॉर्मली जब हम अपने कॉपी पे बनाएंगे या एग्जाम में आएगा तो वो ऐसे आता है, खाली अगर आता है तो अनअफेक्टेड है, अगर डार्कन होके आता है, पूरा शेडेड होके आता है तो वो अफेक्टेड है। अब अगर हमको मेटिंग दिखानी है, हमको पेरेंट्स दिखाने हैं, है ना, तो पेरेंट्स वुड बी वन मेल एंड वन फीमेल, तो इस तरह से हम उनके बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं टू शो दी मेटिंग। सो ये हो गया टू शो द पेरेंट्स और एनी कपल। ठीक है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, अगर मेटिंग किसके बीच में हो रही है, जो ऑलरेडी रिलेटेड थे समहाउ, जैसे होता है ना बहुत जगह, सिबलिंग्स तो नहीं ऑब्वियसली, बट कजन्स के बीच में भी बहुत जगह शादियां हो जाती हैं, तो अगर इस तरह का कुछ रिलेशन है देन वी मेक दिस डबल लाइन। ठीक है, फिर पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, अगर हमको दिखाना है कि पेरेंट्स ऊपर है, उनके नीचे बच्चे हैं, तो हम ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ऐसे और फिर ऐसे, और फिर उनके बच्चे शो करते हैं, हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स दे हैव। ठीक है, सो यहाँ पे एक डॉटर है और एक सन है, और दोनों ही अनअफेक्टेड दिखाए हुए हैं। समझे? यस। एंड लास्टली पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, यहाँ क्या दिखाया, ऐसा पेरेंट जिनका मेल चाइल्ड अफेक्टेड है विद द डिजीज। एंड अगर हमको एक साथ दिखाना है कि इनके 5 बच्चे हैं, तो यहीं पे सीधा 5 लिख दो, तो दैट मीन्स दे हैव 5 सन्स विच आर अफेक्टेड। ठीक है, इससे क्या पता चल जाएगा, दे हैव 5 सन्स विच आर अफेक्टेड। क्लियर? तो नंबर लिखने से हम एक साथ वहां पे उनका नंबर शो कर देते हैं। क्लियर? आप देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ इसी तरह 2 चार्ट्स यहाँ पे दिए हैं। अब आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको सिंबल्स एक्सप्लेन करे ना, तो अब आप बताओ, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। सो इस चार्ट में क्या दिख रहा है हमको, इस चार्ट में हमको क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन है,
ठीक है, उसको शो किया है, उनके बीच में मीटिंग दिखाई है, और साथ में हमको ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो फीमेल थी दैट वाज अफेक्टेड विद द डिसऑर्डर, और ये क्या है, मेल वहां पे अनअफेक्टेड थे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स इनके कितने बच्चे होते हैं, कितने बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। बेटा आप इसको और इसको एज देयर किड्स काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऊपर से डंडा नहीं दिखाया। ठीक है, अगर ऊपर से लाइन आएगी इस तरह से तभी वो उनके किड्स हैं। ठीक है, साइड में अगर शो किया है तो उनके किड्स नहीं है, समझे। तो इनके कितने बच्चे हैं यहाँ पे, दे हैव 1 2 यानी 2 डॉटर्स एंड 2 सन्स, जिसमें से 1 डॉटर इज अफेक्टेड एंड 1 सन इज अफेक्टेड, एंड 1 डॉटर अनअफेक्टेड 1 सन अनअफेक्टेड। इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं, और उनमें से एक बेटी अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, एक बेटा अफेक्टेड है, एक बेटा नॉर्मल है, समझे। ये हमको सेकंड, ये पेरेंट्स के बाद फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये हो गई हमारी जनरेशन सेकंड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ऑब्वियसली इनकी शादी कराई होगी, है ना, एज होगी तो शादी तो कराएंगे। तो बेटा था तो उसके लिए बहू लेके आए, शी वॉज अ फीमेल। यहाँ बेटी थी, उसके लिए दामाद ढूंढा, ही इज अ मेल। ठीक है, इनकी मेटिंग दिखाई हुई है, यानी यहाँ पे क्या हो गई, 2 बच्चों की शादी दिखा रखी है कि 2 बच्चों की शादी हो गई, और 2 यहाँ पे क्या है, अभी अनमैरिड है। इनमें से दोनों के ही बच्चे भी हैं, दोनों कपल्स के बच्चे दिखाए हुए हैं। तो यानी ये हमारी क्या है, ये पूरी की पूरी थर्ड जनरेशन है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये वाला जो कपल था, इनके 2 डॉटर्स हैं और एक सन है, और यहाँ और सारे अनअफेक्टेड हैं, और यहाँ पे इनके 2 सन है, एक डॉटर है विच इज अफेक्टेड। ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई, यस और नो? ये मैंने पूरा आपको जो सिंबल्स बताए हैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसी तरह आप इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स थे, इनकी नेक्स्ट जनरेशन के कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक की शादी हुई है, दैट इज ओनली द डॉटर, एंड इनके पास बेटा सारे बच्चे इनके अनअफेक्टेड है एक्सेप्ट फॉर योर 1 डॉटर एंड 1 सन, ये अफेक्टेड है। इनकी जब शादी हुई तो यहाँ पे हमको दोबारा से एक अफेक्टेड सन मिला, बाकी 2 डॉटर्स आर नॉर्मल। ठीक है, अब इन पेडिग्री चार्ट्स को कैसे समझते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सिंबल्स आपको समझ में आ गए, अब हम बताते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड दीज पेडिग्री चार्ट्स। तो बेटा यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं इन द पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस हम कैसे करते हैं, हमको यहाँ पे 2 तरह के ट्रेट्स मिलते हैं। एक होता है जो डिसऑर्डर कैसे पास हो रहा है, थ्रू दी सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स मतलब या तो आपका X वाला कैरी कर रहा होगा या आपका Y वाला कैरी कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा होता है आपके ऑटोजोम्स कैरी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, ऑटोजोम्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोजोम्स कैरी करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपका कोई भी क्रोमोसोम नंबर हो सकता है फ्रॉम ऑल योर 44 ऑटोजोम्स, वो कोई भी ऑटोजोमिक क्रोमोसोम हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरीका होता है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम को हम आपका क्या, दिस इज बेसिकली व्हाट कैरिड आइदर ऑन द एक्स और ऑन द वाई। ठीक है, अब बेटा आप एक चीज यहाँ पे समझिए, अगर सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, अगर वो एक्स लिंक्ड होगा या वाई लिंक्ड होगा, तो वहां पे आपका पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में वो आएगा ही आएगा, है ना। अगर वो एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, तो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में आएगा ही आएगा, यस और नो। तो हमको वहां पे नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रेट दिख जाता है, लेकिन ऑटोजोम के अंदर वो ट्रेट जो होता है दैट कैन बी स्किप्ड। ठीक है, वो आपके कुछ जनरेशन के बाद स्किप हो जाता है, मतलब एक जनरेशन के बाद स्किप होके फिर दिख गया, फिर स्किप होके फिर दिख गया, समझ में आया। तो
सेक्स क्रोमोसोम जब आपकी इस तरह की डिजीज को, डिसऑर्डर को कैरी करता है, तो वो कॉन्टिन्यूएशन में हर जनरेशन में हमको दिखता है, ठीक है, वो हमको हर जनरेशन में दिखेगा, लेकिन ऑटोसोम में हमको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखती है। बात समझ में आई? यस और नो? बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोसोम के अंदर हमको हर जनरेशन में ना दिखे, मतलब सेम चीज हमको ऑटोसोम में भी दिख सकता है, राइट? मैंने कंडीशन बोली है कि ऑटोसोम में स्किपिंग ऑफ जनरेशंस भी हो सकती है, उसके अलावा कॉन्टिन्यूएशन में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमेशा आपके हर जनरेशन में कहीं ना कहीं तो वो शो हो जाते हैं। समझ गए? यस और नो? नेक्स्ट आता है आपका, या तो वो होते हैं डोमिनेंट, या तो वो कैरेक्टर कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, या वो कैरेक्टर कैसा होता है, रिसेसिव होता है, ठीक है। या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन हमको दिखती है। डोमिनेंट के अंदर स्टूडेंट्स, डोमिनेंट में आपके जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो ट्रेट डोमिनेंट है तो पेरेंट में से कोई ना कोई वहां पे अफेक्टेड होना ही होना चाहिए, तभी तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, समझे? तो डोमिनेंट के लिए वन ऑफ द पेरेंट शुड बी अफेक्टेड, वन ऑफ द पेरेंट शुड बी अफेक्टेड। तो आप देखो, अगर आपको कोई ऐसा पेडिग्री चार्ट दिखता है जहां पे दोनों में से कोई भी पेरेंट दोनों में से कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो समझ जाना दैट इज नॉट अ डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर? चलो, मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब आपको थोड़ा सा समझ तब आएगा जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू द पेडिग्री चार्ट्स। चलिए, मैं सबसे पहले आपके सामने एनसीईआरटी वाला ही ओपन कर देती हूँ। तो ये देखो बेटा, हाँ जी, यहां पे क्या हो रहा है, एक पेरेंट, इनमें से कोई ना कोई एक पेरेंट क्या है, अफेक्टेड है ना? तो ये कैसा हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। अब ये बताओ, ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? यस, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? हमको यहाँ पे ये हर जनरेशन में दिख रहा है ना? हमको यहाँ ये हर जनरेशन में दिख रहा है, राइट? बताइए, ऑटोसोमल होगा कि सेक्स लिंक्ड होगा? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। यस, सो दिस वन इज एक्चुअली योर ऑटोसोमल, ठीक है। ये हमारा क्या होने वाला है, ऑटोसोमल होने वाला है, क्योंकि रीजन है उसके पीछे, हमको यहाँ पे फीमेल के बाद में मेल और फीमेल इसकी दोनों अफेक्टेड मिली, ठीक है। लेकिन इस थर्ड जनरेशन के अंदर हमको यहाँ पे इनकी कोई भी अफेक्टेड नहीं मिला, इधर हमको कोई भी अफेक्टेड नहीं मिला है। एंड यहाँ पे again we saw only the daughter affected, no son is affected. Do you understand this? अगर मदर अफेक्टेड थी, अगर मदर अफेक्टेड थी तो मदर के अफेक्ट होने से क्या मतलब है, वो किस पे ट्रैवल कर रहा होगा, वाई पे तो कर नहीं रहा होगा, है ना? वो डिसऑर्डर एक्स पे ही ट्रैवल कर रहा होगा ना, क्योंकि मदर अफेक्टेड है, ठीक है। तो उस मदर से अगर सन के पास गया है, ठीक है, यहाँ पे सन के पास गया है, इधर डॉटर के पास गया है, बट यहाँ पे डॉटर के बाद सिर्फ डॉटर के पास ही आ रहा है, सन के पास नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो? कोई ना कोई सन तो अफेक्टेड होनी चाहिए थी। डिड यू अंडरस्टूड? सो हेंस दिस इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। हमको यहाँ पे बहुत दिमाग से करने पड़ेंगे पेडिग्री चार्ट्स। क्लियर? प्लीज ट्राई योर सेल्फ एट होम, और कुछ डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा।
नेक्स्ट ये वाला चार्ट देखो, ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? बेटा दोनों पेरेंट्स में से किसी के पास भी अफेक्टेड वाला ट्रेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज अ रिसेसिव ट्रेट, ये क्या है? रिसेसिव हुआ, ठीक है। एंड अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो बेटा हमको समझ में आ ही रहा है, यहाँ पे एक जनरेशन पे नहीं था, फिर है, फिर नहीं, फिर यहाँ पे है, तो हमको स्किपिंग ऑफ जनरेशंस दिखी है ना? यहाँ पे स्किप हुआ है, यहाँ पे तो था ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज ऑटोसोमल। क्लियर? इट इज अगेन ऑटोसोमल। डन? हैव यू अंडरस्टूड? ऑल राइट, अब आ जाते हैं हम वापस से हमारी स्लाइड पे और बात करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो बेटा यही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा रहता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या है सबसे पहला एग्जाम्पल? कलर ब्लाइंडनेस। हमारे पास ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स, दैट इज मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री चार्ट से समझेंगे और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम कैरियोटाइप के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी जो एनसीईआरटी देती है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्या होता है बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर में? डू यू नो अबाउट रॉड्स एंड कोन्स? क्लास 11th में पढ़ा होगा। हाँ, हमारे जो आंख की रेटिना होती है, उस रेटिना के अंदर ये सेल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, रॉड्स एंड कोन्स, और ये अलग अलग लाइट को परसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं। ठीक है, पर यहाँ इस केस में रॉड्स एंड कोन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हम रेड और ग्रीन लाइट को नहीं देख पाते हैं, एंड इसी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। समझे? क्या कहते हैं बेटा इसको? कलर ब्लाइंडनेस। अंडरस्टूड? यस। अच्छा, ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और इट इज कैरिड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। इसको कौन कैरी करता है बेटा? एक्स क्रोमोसोम पे ये कैरी होता है। इट इज कैरिड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगी, यू हैव टू सॉल्व इट। ऑल राइट, ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करना होगा इसको। ओके, चलिए, हमारे पास में पेरेंट है। ठीक है, हमारे पास में पेरेंट्स हैं, वी हैव द पेरेंट्स, जिसमें से हमारी जो मदर है दैट इज अफेक्टेड। मदर क्या है? अफेक्टेड विद कलर ब्लाइंड। ओके, मदर इज अफेक्टेड विद कलर ब्लाइंड, और फादर जो है यहाँ पे इज नॉर्मल। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में इनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी होने वाली है? प्लीज लेट मी नो। कोई इसको बता सकता है क्वेश्चन को? वी हैव टू टेल अबाउट द चिल्ड्रन, कि इनके चिल्ड्रन जो होंगे इसमें से कितनी परसेंटेज ऑफ डॉटर नॉर्मल होगी और कितनी परसेंटेज ऑफ डॉटर अफेक्टेड होगी, कितनी परसेंटेज ऑफ सन यहाँ पे नॉर्मल होंगे
और कितने परसेंटेज ऑफ सन यहाँ अफेक्टेड होंगे? दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट एंड लेट मी नो। चलिए बताइए, you have enough time, I am giving you 2 minutes time to solve this. Yes. बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव तो मैं पूछ ही नहीं रही, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे मदर अफेक्टेड है, ठीक है, डोमिनेंट नहीं है, इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। ये तो मैं खुद बता चुकी हूँ कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कितनी परसेंटेज ऑफ यहाँ पे डॉटर्स जो इस ये जो कपल है इसमें मदर अफेक्टेड है और आपकी फादर नॉर्मल है। चलो नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। चलो अब ध्यान से देखना, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन, बट प्लीज हैव अ लुक। बहुत सिंपल है, आप बस समझ नहीं पाए। आपको इतना तो पता है ना बेटा कि मदर्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, मदर्स के अंदर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इतना सबको पता है। किसी का तो आंसर आया, प्रणीता ने बताया है नॉर्मल बॉय 25%, अफेक्टेड बॉय 25। यस, वेरी नाइस प्रणीता। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाकी बच्चों के लिए भी। देखो मदर्स फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इतना आप जानते हैं, हाँ या नहीं बोलो। फादर के अंदर क्या होते हैं? फादर के अंदर बेटा एक्स वाई होते हैं, यस और नो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर जो होता है दैट इज कैरिड बाय योर एक्स क्रोमोसोम। एक्स के ऊपर मैंने बना दिया सी, इसका मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस कैरी करने वाला डिफेक्टेड क्रोमोसोम है, ठीक है बेटा। ये डिफेक्टेड क्रोमोसोम दिखाने के लिए एक्स के ऊपर सी बनाया है मैंने कि ये कलर ब्लाइंडनेस को कैरी करता है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर हमारे पास, अगर मैं बात करती हूँ फीमेल की, अगर मैं बात करती हूँ फीमेल की, फीमेल के पास अगर मैं शो कर रही हूं ऐसे सिर्फ एक्स एक्स, यानी ये क्या है? ये एक नॉर्मल फीमेल है। ये क्या है? एक नॉर्मल फीमेल है। मैंने कोई सी वाला कलर ब्लाइंडनेस क्रोमोसोम यहां नहीं बनाया। अगर मैं शो करती हूं कि यहाँ पे इसके पास सी आ गया, यानी ये क्या है? कलर ब्लाइंड फीमेल है, ठीक है, यानी ये क्या है? ये अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास एक क्रोमोसोम नॉर्मल हो और एक कलर ब्लाइंड हो, ठीक है बेटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। मतलब यही है कि एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, एक कलर ब्लाइंड है। तो ऐसी फीमेल्स को हम अफेक्टेड नहीं बोलेंगे, ऐसी फीमेल्स को हम बोलेंगे दे आर कैरियर। क्या बोलेंगे इनको हम कि ये क्या है? कैरियर ऑफ द डिजीज है। मतलब ये अपने साथ डिजीज तो कैरी कर रही है, हो सकता है आगे जाके ये डिजीज पहुंचा दे, पर अभी ये क्या है? अभी ये अफेक्टेड नहीं है, पर ये नॉर्मल भी नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैरियर। समझे? ये तो बात हो गई फीमेल की। अब मेल की बात करते हैं बेटा। तो मेल के केस में
देखो मेल हमारे पास में अगर एक्स वाई लिखती हूँ तो एक नॉर्मल मेल है ना, और अगर मैं इसके एक्स के ऊपर सी बना दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके पास तो वैसे भी एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अफेक्टेड में भी इसके पास एक ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो एक ही क्रोमोसोम एक्स है इसके पास और वो भी कलर ब्लाइंड वाला है, तो ऐसा मेल क्या होगा, अफेक्टेड, समझे। तो यानी मेल्स के अंदर कैरियर नहीं होते। अगर वो एक्स क्रोमोसोम वाली डिसऑर्डर है तो मेल्स के अंदर कैरियर नहीं होगा, समझे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो आगे की कहानी भी सारी समझ आ जाएगी। आ गई ना? चलिए अब वापस आते हैं अपने क्रॉस पे। यस, लेट्स कम बैक हियर। देखो मैंने क्वेश्चन में आपको दिया था कि फादर नॉर्मल था और मदर क्या थी, अफेक्टेड थी, यानी ये क्वेश्चन था आपका। अब आपको बताना है इनके बच्चे कैसे होने वाले हैं। देखो बेटा इनके गैमीट्स क्या होंगे, इसका गैमीट क्या होगा, ये होगा और इसका गैमीट होगा ये और ये, यही गैमीट्स होंगे। पुनेट स्क्वायर बनाएं या नॉर्मल क्रॉस कर दूं? चलो पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। पढ़ तो लिया ही अभी आपने पुनेट स्क्वायर, ठीक है। ये एक पेरेंट के मैंने इधर डाल दिए, ये दूसरे पेरेंट के मैंने इधर डाल दिए, तो हमारे पास क्रॉस करते हैं इसको। देखो बेटा इतना तो समझ में आ गया ना कि ये ऊपर की दोनों क्या है, एक्स एक्स हैं, यानी ये डॉटर्स हैं, ठीक है। ये ऊपर की क्या है, डॉटर्स हैं, और नीचे के क्या है, सन्स है। नीचे के क्या है, सन है ये दोनों, ठीक है। बोथ आर, कुछ तो कहीं गड़बड़ हुई है, अच्छा नहीं ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे सन है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, तो प्रणीता योर आंसर वाज रॉन्ग। बेसिकली रिजल्ट ये आया है हमारे पास में 100% डॉटर, यानी डॉटर सारी की सारी क्या होने वाली है, कैरियर होने वाली है, अफेक्टेड कोई नहीं होगा। यही मैं आपको समझाऊंगी, अभी ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखो 100% डॉटर क्या है, कैरियर निकली, 100% डॉटर क्या निकली, कैरियर निकली। अब मैं इतना फंडा क्लियर कर दूंगी कि नेक्स्ट टाइम तक क्वेश्चन आएगा ना तो आपके मुंह पे जवाब होगा, आपको इस तरह का सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखो सन जो है सारे के सारे क्या हो गए, अफेक्टेड, 100% सन क्या हो गए, अफेक्टेड। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन को यूज करने वाली एक बहुत जरूरी बात बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स इतनी इजी नहीं है, जेनेटिक्स में आपका ब्रेन अच्छे से खर्च होता है। यहाँ पे रट्टू तोता वाली कोई चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूमोनिक नहीं है कि ये बता दिया राम श्याम ने ये किया तो आप याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक्स में आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा जितना आप फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग खोल के बैठना है सबको। अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा मदर के पास हमेशा 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, हाँ कि नहीं। अब अगर मान लो उसकी बेटी है तो बेटी के पास वो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम दे सकती है, दोनों तो नहीं दे सकती है ना, एक ही दे सकती है ना, समझे। तो अगर चाहे मदर कैरियर हो या मदर अफेक्टेड भी हो, चाहे उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड वाले हो, पर उसकी डॉटर तब तक कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती जब तक उसका फादर कलर ब्लाइंड ना हो, क्योंकि डॉटर्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम तो हमेशा फादर कंट्रीब्यूट करता है ना, हाँ कि नहीं। तो बेटा जी जब फादर नॉर्मल है तो डॉटर अफेक्टेड हो ही नहीं सकती। यहां पर इस कंडीशन में जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं
उस कंडीशन में स्टूडेंट्स डॉटर्स को अफेक्ट होने के लिए मदर को या तो कैरियर होना पड़ेगा या कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा, एंड फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा। समझे? आई बात समझ में? यहां पर जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ये ज्यादातर सन के पास होते हैं। सन के पास इसलिए पास हो जाते हैं बेटा, इट इज वेरी इजी फॉर सन टू गेट द एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द अफेक्टेड और कैरियर मदर्स, क्योंकि फादर तो बेटा उनको वाई ही देगा, पर एक्स तो उनको मदर से ही मिलना है, और अगर मदर चाहे कैरियर है चाहे अफेक्टेड है, पर सन फिर भी दोनों ही कंडीशन में अफेक्टेड हो सकते हैं। समझे? हाँ कि नहीं? तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होता है? सन अफेक्ट होते हैं। डॉटर्स को अफेक्ट होने के लिए मदर के साथ साथ फादर का भी कलर ब्लाइंड होना जरूरी है। हाँ, क्या डाउट है? एक सेकेंड, थोड़ी बहुत समझ लग रही है मैम, हम बहुत में रिपीट करके भी देख लेंगे। सो हाँ, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत आती है हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ऑल राइट, क्लियर हो गया है ना? सबको समझ में आ गई चीजें? वेरी नाइस। नाउ दिस सेम गोज फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर। ये सेम पैटर्न हर तरह के एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर पे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हमारा आता है हीमोफिलिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हीमोफिलिया। यहां पर भी सेम ही चीज होती है। Here also we have sex linked recessive disorder। यहां पर भी क्या होता है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। यहां पर भी सेम ही चीज होगी। अब हीमोफिलिया को दिखाने के लिए हम H बना सकते हैं, ठीक है। हीमोफिलिया को दिखाने के लिए H बना सकते हैं। हीमोफिलिया में क्या होता है? बेसिकली हीमोफिलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? ऑल राइट, ठीक है। तो हीमोफिलिया के अंदर क्या होता है? डू यू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग? आप लोगों ने क्लास 11th में क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? सबको पता है क्या है ब्लड क्लॉटिंग? जहां पे अगर आपको कहीं पे भी कुछ चोट लग जाती है, आपकी बॉडी से खून निकलता है, तो हमारी बॉडी, हमको जब चोट लग जाती है, क्या हमेशा के लिए खून निकलता रहता है? मतलब डज इट कीप ऑन ब्लीडिंग फॉर एवर? नहीं ना, थोड़ी देर के लिए ब्लड आएगा, उसके बाद बॉडी के अंदर इमीडिएटली एक मैकेनिज्म चलती है जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। उसके अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एक पूरी आर्मी ऑफ प्रोटीन्स होती है, अलॉन्ग विद योर फिब्रोब्लास्ट, फिब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, है ना। हमने ये सब पूरा का पूरा पढ़ा है, पूरी मैकेनिज्म पढ़ी है। ये सारे फैक्टर्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड, एंड ये क्या करते हैं? क्लॉटिंग करते हैं बेटा। वहां पे आपके जो प्रोटीन के ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये जो प्रोटीन होते हैं, उनमें से एक क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफिलिया के अंदर नहीं बनता है ना। क्या होता है? नहीं बनता, जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग ही रुक जाती है। ब्लड क्लॉटिंग इन पेशेंट्स के अंदर, हीमोफिलिया के अंदर नहीं हो पाती ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन प्रोटीन, वन क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ वन क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ब्लड क्लॉटिंग ही रुक जाती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी ब्लड क्लॉटिंग ही रुक जाएगी, एंड हेंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंस ब्लीडिंग इन सच पीपल। हीमोफिलिक पेशेंट्स के अंदर हल्का सा भी कट लग जाता है ना, तो उनके अंदर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। इट कीप्स ऑन ब्लीडिंग फॉर एवर, मतलब फॉर एवर भी नहीं, बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बिकॉज क्लॉटिंग वाला मैकेनिज्म उनके अंदर फेल हो चुका है। समझ गए? इसको कहते हैं हीमोफिलिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारा सिकल सेल अनीमिया। ऑल्दो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूं। तो सिकल सेल अनीमिया आपका एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये सेक्स लिंक्ड नहीं है बेटा, ये एक्स क्रोमोसोम कैरी नहीं करता,
ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। और इसको कौन कैरी करता है? इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, कैरी नहीं कर रहे, कोई ऑटोजोम कैरी करता है इसमें। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारी हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर है ना, हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती है, 2 बीटा 2 अल्फा। अगर आपको याद हो, आप ये 11वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में 4 ग्लोबुलर चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। इसमें एक बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर, उसकी 6ठी पोजीशन पर वहां के mRNA में हमको चेंज दिखा, GAG की जगह GUG बन जाता है। और उसकी वजह से हमारा जो ग्लूटामिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है वैलाइन में, एंड इट मेक्स आवर आरबीसीज सिकल शेप्ड। इसकी वजह से यहाँ जो भी प्रोटीन बन के आएगा उसकी वजह से हमारे आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, इस तरह से ऐसे सिकल शेप हो जाता है। एंड ओवरऑल जो आरबीसी का फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वो पूरा का पूरा यहाँ पे हैम्पर हो जाता है, ठीक है। इट हैम्पर्स द फंक्शन ऑफ आरबीसी, हैम्पर्स द फंक्शन ऑफ आरबीसी, राइट, समझ गए। सो दिस हैपेंस इन द केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी बच्चों को? ऐसा तो नहीं है सब सर के ऊपर से जा रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में फिनाइल केटोन्यूरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिनाइल केटोन्यूरिया, नेक्स्ट डिसऑर्डर। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमको नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। फिनाइल केटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल केटोन्यूरिया करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, देयर इज अ अमीनो एसिड जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। नॉर्मली इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? टायरोसिन में बॉडी इसको अपने आप कन्वर्ट कर देती है, राइट। और इसकी कन्वर्जन के लिए देयर इज एन एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस कन्वर्जन के लिए, राइट। अभी क्या होता है फिनाइल केटोन्यूरिया के अंदर, इस एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? इस एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं होता, ये प्रोटीन बन ही नहीं रहा। ये भी क्यों नहीं बना? अगेन एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया। ये यहां पर भी कुछ ऐसा चेंज हो गया, एक ऑल्टरेशन हो गया जिसकी वजह से ये एंजाइम ही नहीं बनता। अब बेटा एंजाइम नहीं बनेगा तो ये वाली कन्वर्जन भी नहीं हो पाएगी, फिनाइल एलेनिन भी टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है? अगर बॉडी में ये रिएक्शन ना हो तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? देखो होता क्या है कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदल नहीं रहा, इसकी वजह से फिनाइल एलेनिन बॉडी में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एंड इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स। इसी के कुछ डिफरेंट डेरिवेटिव्स यहाँ पे फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। एंड ये कुछ अलग अलग तरह की कीटोनिक बॉडीज बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है? कीटोनिक बॉडीज यहाँ फॉर्म होने लगते हैं, कीटोन्स बनने लगते हैं। कीटोन पता है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये कीटोनिक बॉडीज यहाँ पे इन डेरिवेटिव्स के थ्रू फॉर्म होने लगती है। अब ये कीटोनिक बॉडीज हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टार्ट्स एक्युमुलेशन इन द बॉडी,
एंड नॉट ओनली इन द बॉडी, सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है, जब ये ब्रेन में भी जाके इकट्ठा होने लगता है। बेटा जब ये कीटोन बॉडीज ब्रेन में इतनी ज्यादा जमा हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वन ऑफ देम इज योर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, बॉडी में जब हो जाएगा तो स्टंटेड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, और ब्रेन में जमा होने के बाद में आपकी मेंटल रिटार्डेशन जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। क्लियर? यस और नो? हाँ जी, आया सबको समझ में? ऑल राइट, सो यहीं पे खत्म कर दें आज की क्लास। यस, सो आई एक काम करते हैं, अभी मेरे पास क्वेश्चंस भी बचे हैं, हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी क्योंकि थैलेसीमिया स्टार्ट करूंगी, इट्स अनदर बिग टॉपिक, तो और उसके बाद हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी बच जाता है, तो ये सब हम अगली क्लास में कर लेंगे, और उसी क्लास में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करा दूंगी। आफ्टर टेकिंग योर डाउट्स ऑब्वियसली विल कंटिन्यू विद द मॉलिक्यूलर बेसिस एज वेल। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल, बाय बाय। और जो प्लीज उसको पढ़ जरूर लेना, जो भी डाउट आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को हम ले लेंगे, ठीक है? चलिए।